सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। आज सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू गांधी जी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातें सुनकर हम प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की कक्षा में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है गप्पू नाच नहीं सकती। फिर शामिल होंगे आवाज पहचानो खेल में और सीखेंगे नए नए शब्द। उसके बाद गणित की क्लास में छटाई गेम खेलेंगे और घटाव के कुछ आसान सवालों को हल करेंगे। फिर एक गेम खेलेंगे रास्ता खोजिए और अंत में करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक राइम 5 लिटिल मंकीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ,
अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ देख रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले सुनेंगे एक कहानी और फिर उस कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो क्या आप तैयार हैं? बिट्टू के काका, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अच्छा खाने का मन कर रहा है तो जरूर खिला दूंगा, लेकिन अभी मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी सुनाने का मन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए कहानी से ही पेट भर लो। मतलब काका, आप आज खाने की चीज के बारे में कोई कहानी सुनाने वाले हैं? हाँ बिट्टू, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है। कहानी है नारियल की बर्फी के बारे में। उसके बाद हम सब मिलकर बनाएंगे नारियल की बर्फी। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, सुनाइए। अम्मा ची की गजब मशीनें। लेखन और चित्रांकन राजीव आइब। अनुवाद ऋषि माथुर। प्रकाशन प्रथम बुक्स। अम्मा जी, क्या आज नारियल की बर्फी बन सकती है? बड़ा मन हो रहा है खाने का, सूरज ने अपने दादी से कहा। बन तो सकती है, लेकिन इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करोगे ना? वाह भाई वाह, अब आएगा मजा। आपने मेरी बात मान ली? सूरज की खुशी का ठिकाना न रहा। मान ली, अम्मा जी ने कहा। देखो, हमें सिर्फ वही नारियल तोड़ने हैं जो अच्छी तरह पक चुके हैं, समझे? जो भूरे हो चुके हैं पूरी तरह से।
बचके, ये आया, कहीं गिरे न सर पर। साईं धड़ाक। चलो अब नारियल की जटा निकाले। चिर्र झी भट किर्र। सूरज के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। गुड़ गुड़ गुड़। अम्मा जी खिलखिलाकर हंस दी। फिर हम इसका खोल तोड़ेंगे, ऐसे खड़ा। और अब कोपरा कस से इसका बुरादा बनाएंगे, ऐसे। इस बुरादे को चीनी और बाकी सारी चीजों के साथ आंच पर चढ़ी कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह यूं चलाना होगा। कितनी अच्छी महक आ रही है इसमें से अम्मा जी। अब इसे इस बर्तन में उंडेलकर फैलाकर जमने और ठंडा होने का इंतजार करना होगा बेटा। और अब बारी है सफाई से इसकी छोटी छोटी कतलियां काटने की। क्या बात है, हमारी नारियल की बर्फी हो गई तैयार और चखने के लिए मुंह में आने लगी लार। सरल मशीनें हैं औजार। सरल मशीन वह साधन है जो किसी काम को आसान बनाने में मददगार होते हैं, यानी सीधे सरल औजारों को हम सरल मशीन कह सकते हैं। जैसे 1 ढलवां सतह, 2 बल्ली, 3 पहिया और धुरी, 4 गुल्ली, 5 गरारी, 6 पेंच। क्या आप वह सभी सरल मशीन पहचान सकते हैं जिनका सूरज और अम्माची ने नारियल की बर्फी बनाने के लिए इस्तेमाल किया? हमें जवाब देने का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करनी है, यह बहुत जरूरी है। क्या बात है, बर्फी बनाने की पूरी प्रक्रिया बता दी इस कहानी में। हाँ काकी, अब तो कहानी सुनकर बर्फी खाने का मन हो गया है। बिट्टू, बर्फी बनाएंगे और खाएंगे भी, लेकिन उससे पहले बर्फी बनाने के बारे में बात करके थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए। तो तुम ये बताओ कि दादी ने कैसे बर्फी बनाई थी? दादी ने सबसे पहले पेड़ से नारियल तोड़ा, फिर उसकी जटाएं निकाली। उसके बाद नारियल को बीच से तोड़ा। तोड़ने के बाद उसका बुरादा बनाया। फिर उसमें चीनी और कुछ और चीजों के साथ मिलाकर आंच पर पकाया। फिर ठंडा किया और बन गई बर्फी। शाबाश बिट्टू, तुमने सारी प्रक्रिया समझ ली। लेकिन काका, दादी ने बुरादा किससे बनाया था? उसका नाम क्या था? अरे उसका नाम था कोपरकस। हाँ, यही। तो बच्चों, आपने भी नारियल की बर्फी बनाने की प्रक्रिया समझ ली होगी। आप इसे अपने घर पर किसी को बताइए। इसके अलावा बर्फी और किस किस चीज की बन सकती है, यह भी बताइए। तो चलो हम भी बनाएं नारियल की बर्फी। अरे काकी, हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं एक खेल का। हाँ, उसके बाद हम चलेंगे बर्फी बनाने। तो फिर ठीक है, आज मैं एक खेल खिलवाती हूँ। खेल का नाम है गोलमाल। नाम तो बहुत बढ़िया है। लेकिन बिट्टू, कहीं तुम्हारी काकी कोई गोलमाल तो नहीं करेंगी खेल खिलाकर? खेल कर ही देख लीजिए। तो आइए खेल शुरू करते हैं। गोलमाल। तो खेल गोलमाल है और आप ये खेल पहली बार खेल रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस खेल के अंदर क्या है। चलिए खेल शुरू करते हैं। ये एक चित्र है और जिसे हमें पूरा करना है। ये रहा चित्र और ये रहा उसका टूटा हुआ भाग। तो अभी इसे करते हैं। एक चित्र बनाना है इसे यहाँ किया। अरे वाह, थैंक यू। भालू। इसे यहाँ करते हैं। इसे यहाँ करते हैं।
इसे यहाँ डालते हैं। थैंक यू। ओह, ये तो काफी मुश्किल लग रही है। अगर ये मैं यहाँ करूं और ये मैं यहाँ करूं तो ये आधा भाग बन चुका है। इसको मुझे यहाँ करना चाहिए और इसको मुझे यहाँ करना चाहिए। अब इसको मैं यहाँ करती हूँ। बन गया। ओह, अगला चित्र। तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये इधर जाना है। ओह, अभी भी ये गलत है। ये क्या गलत हो रहा है? ये हाथ बंदर का यहाँ पर है, तो ये चित्र जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये चित्र जाएगा यहाँ। अभी भी सही नहीं है, तो फिर कहाँ गड़बड़ है? अच्छा, ये ऐसे करके देखते हैं। ये यहाँ करके देखते हैं, इसे यहाँ करके देखते हैं और इससे यहाँ करके। ओह, थैंक यू, बन गया ये। अगला देखें। अरे, ये तो काफी मुश्किल लगता है। ये कैसा चित्र होगा? ये बच्चे का चेहरा यहाँ है। ये बच्चे का हाथ यहाँ है और ये बच्चा उड़ रहा है शायद, तो ये शायद इधर होगा और ये इधर होगा और ये इधर नहीं, ये इधर नहीं हो सकता, ये इधर होगा। क्या ये नीचे होगा? ये भी हाँ, अगर देखा जाए तो पक्षी ऊपर उड़ रहा होगा ना। हाँ, ये इधर, फिर ये इधर। अब क्या गड़बड़ है? ये इधर। थैंक यू। आखिरी चित्र, बस आखिरी चित्र। ये चित्र तो और भी मुश्किल है। ये यहाँ हो सकता है, ये नहीं, ये यहाँ नहीं हो सकता। ये इसका हिस्सा है पेड़ का, हाँ, और ये इसका ऊपरी हिस्सा है। अब बचा, पर ये चित्र है क्या? ये किसी जानवर की पीठ है। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ये यहाँ करके देखती हूँ, ये यहाँ करके देखती हूँ और नहीं नहीं नहीं, ये चित्र यहाँ जाएगा और ये चित्र यहाँ जाएगा। अभी भी सही नहीं हुआ। अब मैंने क्या गड़बड़ की है? हाँ, ये आधा पेड़ है यहाँ पर। हाँ, ये आधा पेड़ है, तो ये इधर कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू। अभी बन गया। ओह, मुझे मिले हैं पूरे 60 गुण। अरे वाह, ये खेल तो बहुत ही मजेदार था। सच में बिट्टू की काकी, खेल तो बहुत मजेदार था। चित्र सुलझाने में मजा आ गया। हाँ काका, ये खेल तो बहुत मजेदार था। काकी, पता है, हम स्कूल में भी ऐसा ही खेल खेलते हैं। मैंने कोई गोलमाल तो नहीं किया ना, लेकिन बिट्टू, स्कूल में कैसे? एक चित्र इसी तरह अलग अलग भागों में बटा होता है, उसे जोड़कर एक पूरा चित्र बनाना होता है। अच्छा। अब तो तुम्हें और भी मजा आया होगा। हाँ काका। अभी हम और खेलेंगे, या हम चलें नारियल की बर्फी बनाने? नहीं नहीं काकी, अभी कहाँ, अभी तो एक और खेल बाकी है। तो काका, घुमाइए छड़ी और निकालिए पिटारे से कोई मस्त सा खेल। हाँ बिट्टू, अभी लो ये निकला। क्या निकला काका?
खेल के पिटारे से जो निकला है खेल, उसका नाम है बोलो कौन रिश्ते। ये तो पहले कभी खेला है, बढ़िया खेल है ये। हाँ काकी, काका तो शुरू कीजिए। तो ये लीजिए बिट्टू रानी। तो आइए खेल शुरू करते हैं, बोलो कौन रिश्ते। तो आप जानते ही हैं कि इस खेल में क्या करना है। जी हाँ, इस खेल में आपको रिश्तों को पहचानना है। किसका कौन क्या लगता है यह आपको पहचानना होगा। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। मामा की पत्नी। मामा की पत्नी मामी। आगे चलते हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी। पति के बड़े भाई की पत्नी जेठानी, पड़ोसी, नाना, भाई। ये दोनों तो हो नहीं सकता। पड़ोसी कहते हैं जो पड़ोस में रहने वाला होता है उसे। बचा क्या? जेठानी, यही है। आगे चलते हैं। पत्नी के जीजा। ओहो, ये तो बहुत ही मुश्किल है। भांजा, मौसा, साढ़ू या भाई भयू भयो। शायद साढ़ू। सही है। आगे चलते हैं। पोते नाती का बेटा। नाती का बेटा, मेरे बेटे का बेटा। नहीं, मेरे बेटे के बेटे का बेटा। अब इसे क्या कहते होंगे? पतोहू, पंथी, चचेरी बहन, भाई बहू या भयो। बेटे की बात हो रही है तो बहू और भयो तो हो नहीं सकता और बहन भी नहीं हो सकता। बचा पंथी और पतोहू, शायद ये है। ओ नहीं, ये है। अच्छा, नाती या पोते के बेटे को पंथी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पड़ोस में रहने वाला। अरे ये तो आसान है, पड़ोसी। आगे चलते हैं। अरे वाह, मैंने काफी सारे रिश्ते ठीक बताए। चलिए एक बार फिर से खेल लेते हैं। साथ में पढ़ने वाला। नानी, समधी, साला, सहपाठी। अरे हाँ, ये। पिता का छोटा भाई। चाचा। चाचा कहाँ गया? ये रहा। माँ की बहन। माँ की बहन मौसी। ये रहा। पति का जीजा। पति का जीजा, दामाद। ये करके देखती हूँ। ओह, ये नहीं है तो शायद ये होगा। आगे चलते हैं। चाचा का बेटा, चचेरा भाई, नाती, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, चचे। अच्छा, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, मैंने दूसरी बार भी कई सारे रिश्ते सही बताए। तो क्या एक बार और खेलना चाहिए? खेल लेते हैं। माँ की माँ, नानी। हाँ, ये रहा। पति का छोटा भाई। पति का छोटा भाई। अगर मेरे पापा के छोटे भाई मेरी माँ के क्या लगेंगे? मेरे चाचा और मम्मी के देवर। हाँ, देवर। ये रहा। आगे बढ़ते हैं। साथ में पढ़ने वाला। अरे ये तो पूछ चुके हैं। सहपाठी। पोते की पत्नी। शायद ये। सही था। पत्नी का भाई। पत्नी का भाई। पत्नी का भाई, मेरे मम्मी के भाई मेरे पापा के क्या लगेंगे? साला। हाँ, ये रहा। अरे वाह,
ये खेल तो सचमुच बहुत मजेदार है। इसे खेल के तो बहुत सारा मजा आया। फिर से सारे रिश्तेदार याद दिला दिए। काकी, ये खेल है ही ऐसा, अपने सारे रिश्तेदारों की याद दिला देता है। हाँ तो बिट्टू, अब तुम्हारी काकी यहाँ से उठेंगी और उनमें से किसी एक को फोन करने वाली हैं। बिट्टू के काका, ऐसा सोचा तो नहीं था ना, लेकिन आइडिया अच्छा है। बिट्टू, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा की बहन को फोन लगाने। अच्छा, पापा की बहन? अरे हाँ, अच्छा, काकी बुआ जी को फोन करने वाली हैं। अरे वाह बिट्टू, इस खेल से एक फायदा तो हुआ, तुम्हें ये रिश्ते समझ में आने लगे। तो बच्चों, आशा है आपको भी खेल समझ आ गया होगा। जरा आप अपने आसपास के रिश्तेदारों के नाम अपने घर वालों को बताइए और देखिए आप कितने रिश्तेदारों को जानते हैं। और काकी, आप बुआ को फोन तो जरूर कर लेना, लेकिन क्या आज कोई कविता नहीं सुनाएंगे आप? अच्छा, तो लो ये सुनो। हरे नीम की डाल पर 3 तोते थे, वो तीनों सोते थे, वो तीनों सोते थे। एक पटाखा फूटा जैसे कोई बर्तन टूटा, डर गए तीनों तोते, डर गए तीनों तोते। डाल को अपनी छोड़ छाड़ कर उड़ गए तीनों तोते, उड़ गए तीनों तोते। पहला तोता फुर्र, दूसरा तोता फुर्र फुर्र, तीसरा तोता फुर्र फुर्र फुर्र। 3 तोते थे, वो तीनों सोते थे। अच्छा, सुन ली। अब मैं चली फोन करने बिट्टू तुम्हारी बुआ को। अरे भाग्यवान, इस नारियल की बर्फी का क्या होगा? उसकी तैयारी आप लोग कीजिए, मैं तब तक फोन कर लेती हूँ, फिर शामिल होती हूँ बर्फी पार्टी में। ठीक है काकी। बढ़िया है बिट्टू। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ अलग है। इसका नाम है कंप्यूटर का काम। मुझे तो कंप्यूटर के नाम से ही लग रहा है कि यह वीडियो बढ़िया होगा। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे कंप्यूटर पसंद है। आजकल सब कामों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुझे थोड़ा बहुत उसे चलाना आता भी है। चलो तो बिना वक्त गवाए देखते हैं इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में क्या बताया है। कंप्यूटर का काम। क्या तुमने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है? हम इंसान कंप्यूटर को काम करने के लिए कुछ सूचनाएं देते हैं और जब वह उन सूचनाओं के अनुसार छोटे छोटे काम करता है तो वो छोटे काम मिलाकर कोई बड़ा काम हो जाता है। मान लो कि तुम्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये लकड़ियां लंबाई के बढ़ते क्रम में लगानी है। ये एक साधारण सा कंप्यूटर है। हम इससे कहेंगे कि लकड़ियों की एक एक जोड़ी को बाईं तरफ से देखना शुरू करो। छोटी लकड़ी दाईं तरफ और बड़ी लकड़ी बाईं तरफ रखो। देखो कैसे। चलो, इनमें से बड़ी लकड़ी दाईं तरफ रखते हैं और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अगली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली वाली जोड़ी में भी यही करते हैं। इसकी अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब इस जोड़ी में देखो, अंतिम जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। अब फिर से पहली वाली जोड़ी देखो, ये तो सही है। अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, लेकिन इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। बड़ी वाली दाईं तरफ और छोटी वाली बाईं तरफ। अब अगली देखो, ये तो सही है। इसकी अगली वाली जोड़ी देखो। चलो इसे ठीक करते हैं। अगली वाली जोड़ी में भी बड़ी वाली दाईं और छोटी वाली बाईं तरफ रखते हैं। आखिरी वाली जोड़ी एकदम सही है। तो चलो फिर से शुरू करते हैं। पहली वाली जोड़ी तो सही है, दूसरी जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा। अब अगली वाली जोड़ी देखो, ये भी सही है, उसकी अगली वाली भी सही है। अब इस जोड़ी में बदलाव करना पड़ेगा।
और इसके आगे वाली ये ठीक है। आखिरी वाली भी ठीक है। अब चलो फिर से पहली वाली जोड़ी को देखा जाए। अब बताओ क्या ये सही है? नहीं, तो चलो इसको बदल देते हैं। बड़ी लकड़ी दाईं तरफ और छोटी लकड़ी बाईं तरफ। अब अगली जोड़ी, ये तो सही हो गई। इसके अगली वाली भी सही हो गई। तो यानी अब सारी जोड़ियां बढ़ते क्रम में सही लग चुकी हैं। तो देखा तुमने, एक जोड़ी को ठीक करते करते सारी लकड़ियां अपने आप ही बढ़ते क्रम में लग गईं। था ना ये आसान? और अब क्या तुम बता सकते हो कि इन्हीं लकड़ियों को अगर घटते क्रम में लगाना है तो क्या करना होगा? अब जरा सोचो कि लकड़ियों की जगह अगर नंबर होते तो, या अगर हमें क्लास के लड़के और लड़कियों को उनके नाम के अनुसार अंग्रेजी अक्षर के क्रम में खड़ा करना होता तो? मजा आया ना? अरे यही तो गणित है। और धीरे धीरे तुम्हें इसमें मजा भी आने लगा है। क्या बात है। अरे कितना मजेदार वीडियो था, बहुत मजा आया। इसमें कंप्यूटर के साथ गणित को जोड़कर कैसे हम अपना काम कर सकते हैं यह बताया गया है। मैं इसे जरूर कंप्यूटर पर करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, आप भी इसे याद रखकर प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और फिर उस पर कुछ बातचीत भी की और हमने अक्षरों के खेल भी तो खेले। मुझे तो बहुत मजा आया। आप लोगों को मजा आ रहा है ना? तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं गणित। डरिए मत, पता है गणित से थोड़ा डर लगता है, पर अगर खेल खेल में और हंसी मजाक में गणित को पढ़ा जाए ना तो उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आज हम मुद्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दुकान में जाकर तुम्हें क्या खरीदना पसंद है? चॉकलेट, बिस्किट, रंगीन पेंसिल, कहानी की किताब। वाह, ये सब तो मेरे भी पसंदीदा चीजें हैं। क्या दुकानदार आपको ये सब चीजें यूं ही दे देता है? नहीं, जब भी हम सामान खरीदते हैं तो दुकानदार को खरीदे सामान के बदले पैसे देने पड़ते हैं। ये पैसे या तो सिक्के होते हैं या फिर नोट। क्या सभी सिक्के एक जैसे होते हैं? चलो देखते हैं। अरे ओ माँ जी, जरा अपने बच्चे के सामने कुछ सिक्के तो रख देना ताकि उसे सीखने में आसानी होगी। सिक्के अलग अलग आकार के और अलग अलग धातु के बने होते हैं। देखो, इनके रंग भी अलग हैं। सिक्कों के एक तरफ कुछ नंबर लिखे होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ जरा देखिए तो, ये नंबर उनका मूल्य होता है। यह है 1 रुपए का सिक्का और ये 2 रुपए का सिक्का। ये रहा 5 रुपए वाला और ये 2 रंगों वाला ये 10 रुपए का सिक्का है। क्या इनके अलावा भी कुछ सिक्के हैं आपके घर पे? जरा ढूंढिए तो। अगर इनके अलावा कुछ सिक्के मिले तो पता लगाओ कि उनका इस्तेमाल अब भी हो रहा है या नहीं। सिक्कों के अलावा नोट का भी इस्तेमाल चीजें खरीदते समय किया जाता है। सिक्के धातु से बने होते हैं तो नोट कागज से। कागज से बने नोट फटने की संभावना होती है, लेकिन इन्हें संभाल कर इस्तेमाल करना होता है। भारत में किन किन नोटों का इस्तेमाल किया जाता है देखते हैं। 5 रुपए का नोट, ये 10 रुपए का, ये है 20 रुपए और ये 50। ये तो 100 की नोट है। हमने गिनती 100 तक सीखी है, पर 100 के ऊपर भी ये पाए जाते हैं। 200 का नोट, ये 500 का और ये 2000 का नोट है। क्या इनके अलावा और भी अलग रुपयों
ये नोट आपने घर पे देखे हैं? चलो अब एक खेल खेलते हैं। ये हैं कुछ सिक्के, तो ये हैं कुछ नोट। अगर मुझे किसी को 5 रुपए देने हैं तो मैं कौन से सिक्के इस्तेमाल करूंगी? अगर मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है तो वो, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम इस तरह एक एक के सिक्के भी ले सकते हैं। एक का सिक्का 5 बार, इस तरह से 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, हो गए 5 रुपए। और एक और तरीका है, हम इस तरह एक एक का सिक्का और ये 2 का सिक्का और ये एक और 2 का सिक्का, इस तरह 1 जोड़ 2 3 और 2 5, हो गए ना पूरे 5 के सिक्के। अब अगर मुझे 8 रुपए देने हो तो मैं कैसे करूंगी? या तो मैं 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 और जोड़ 1 और जोड़ 1 और ये 1, इस तरह 8 सिक्के ले लेंगे, तो इस तरह 8 रुपए हो जाएंगे। दूसरा तरीका भी है, ये देखिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, इस तरह 2 के 4 सिक्के भी 8 रुपए होते हैं। क्या आपके पास कोई और तरीका है? ये देखिए, इस तरह भी हम 5 जोड़ 2 और ये 1 का सिक्का, इस तरह हो गए ना 8 रुपए। तो ये तो हुए भाई हमारे पास इतने तरीके थे। अगर आपके पास कोई और तरीका है 8 रुपए देने का तो जरूर बताइएगा। आइए आप 15 रुपए देने हो तो क्या करेंगे ये देखते हैं। 15 रुपए के लिए ये 10 का एक नोट और ये 5 रुपए, या तो हम ऐसे दे सकते हैं या फिर कोई और तरीका देख लेते हैं। ये 10 का एक नोट और ये 1 रुपए मतलब 11, और क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम इनमें से कौन सा सिक्का ले सकते हैं? या तो 1 1 के, या हम 2 का भी ले सकते हैं। तो ये हो गए 12 13, और बस मुझे 2 के सिक्के की और जरूरत है, तो हो गए पूरे 15 रुपए। चलो बाजार होकर आते हैं। अब मेरे पास 50 रुपए कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, ये मेरे पास 1 1 रुपए के 1 2 3 4 सिक्के हैं। ये 2 रुपए के 3 सिक्के और 5 रुपए के 2 और 10 का 1 सिक्का है, और ये 20 रुपए है। इस तरह कुल 50 रुपए हैं मेरे पास। और ये मैं अपनी माँ के साथ जाने वाली हूँ बाजार, और अब 4 रुपए का एक नींबू खरीदना है मुझे। तो क्या किया जाएगा? मैंने ले लिया है 20 रुपए का आम का जूस। 25 रुपए की एक नोटबुक भी खरीदी है मैंने। तो अब देखते हैं मैंने क्या क्या खरीदा है। देखिए, 4 रुपए का एक नींबू, ये 4 रुपए किस तरह से? और ये देखिए 20 रुपए का जूस, तो ये 20 रुपए, ये भी खर्च हो गए हैं मेरे। अब क्या बचा? अब देखते हैं इसके बाद मैंने क्या लिया था। सोचिए तो। जी हाँ, 25 रुपए की एक नोटबुक भी खरीदी थी मैंने। तो ये 25 रुपए कैसे होंगे? ये 10 और ये 5 के 2 सिक्के, तो इस तरह से 20, और अब ये 5 रुपए, ये 2 का सिक्का और ये 3 सिक्के और 1 1 रुपए के। तो इस तरह हो गए पूरे 25 रुपए, और बच गया है मेरे पास ये 1 रुपए का सिक्का, जिसे मैं अपनी गुल्लक में संभाल के रखने वाली हूँ। इसे मैं बिल्कुल खर्च नहीं करूंगी। अब आपके लिए एक चुनौती है, ऐसी चीज खरीदिए घर पर या ढूंढिए जो 10 रुपए तक की आ जाती हो। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो,
मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आइए आज हम एक नया गेम खेलने वाले हैं। गेम कौन सा है? पिरामिड पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए एक पिरामिड है, इसे हमें पूरा करना है। इसे कैसे पूरे करना है? देखिए इस पर कुछ अंक दिख रहे हैं, जैसे 2, 1, 4। इसमें करना क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ जो लाल रंग से ईंटें हैं, इन्हें हमें क्या करना है? इन ईंटों को हमें जोड़ना है। तो 2 और 1 को जोड़ने पर क्या हो जाएगी? जी हाँ, 2 और 1 को जोड़ने पर हो जाएगा 3। और अब ये देखिए, ये जो बैगनी रंग की है, इनमें क्या होगा? 4 और 1 जुड़ेगा, तब कितना होगा? बिल्कुल सही बच्चों, 4 और 1 5 हो जाएगा। और अब बारी है ये नीले रंग की। तो 5 और 3 कितना? जी हाँ, 5 और 3 8 हो गया हमारा पिरामिड पूरा। अब अगला, यहाँ देखिए ये रहा, इसे जल्दी से पूरा कीजिए। यहाँ पर भी इसी तरह कुछ ईंट हैं, 1, 2, 3। अब बताइए ये लाल रंग की जो सबसे ऊपर वाली ईंट है, इसमें क्या होना चाहिए? जी हाँ, 1 ईंट और 2 ईंट जुड़ गए हैं, तो होना चाहिए 3। और यहाँ देखिए ये हरे रंग में क्या होगा? 3 और 2, 3 ईंट और 2 ईंट जुड़कर होनी चाहिए 5 ईंट। और अब यहाँ देखिए इस बैगनी रंग में क्या होना चाहिए? यहाँ पर 5 और 3 मिलकर होना चाहिए 8। बिल्कुल सही, ये हमारा पिरामिड हो चुका है पूरा। चलो बढ़ते हैं अगले पिरामिड की ओर। अब इसे पूरा करो। यहाँ पर खाली बॉक्स में क्या आएगा, सोचो। ये नीले वाले में बताइए। 3 और 2 मिलकर कहाँ जुड़ेंगे? जी हाँ, ये होंगे 5। और 4 और 3 सोचो, 4, 5, 6, बिल्कुल सही 7। और अब ये यहाँ पर 4 और 2 मिलकर होने चाहिए, जी हाँ दोस्तों, मिलकर होने चाहिए 6। और अब फिर से पिरामिड पूरा कीजिए। यहाँ पर 6, 1 और 4 है। इसे कैसे करना है? बिल्कुल, यहाँ पर 6 और 1 है, तो मिलकर बिल्कुल सही 7 होगा। और अब 4 और 1, 4 और 1 मिलकर कितना? जी हाँ दोस्तों, 4 और 1 5। और अब ये 7 और 5, 7 और 5 मिलकर होंगे 12। हो गया हमारा पिरामिड पूरा। अब खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो बताइए, यहाँ पर 1, 3 और 4 तो है, लेकिन इन खाली बॉक्स में आखिर क्या आएगा? चलो शुरू करते हैं ये नीचे के बॉक्स से। 4 और 3 मिलकर कितने होते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही, 4 और 3 मिलकर होते हैं 7। तो इस खाली बॉक्स में 7 आएगा। और अब ये लाल बक्से में 4 और 1, ये मिलकर कितने होंगे? बिल्कुल, 4 और 1 मिलकर 5 होंगे। और ये नीले वाले में 3 और 1 मिलकर हो जाएंगे 4। बहुत अच्छे दोस्तों, हमने सारे पिरामिड पूरे कर लिए हैं। अब हम अगले पिरामिड के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो विजय, आप सभी को पता है विजय को पेपर से प्लेन बनाना बहुत पसंद है। विजय, क्या आप अपने कुछ प्लेन्स मुझे दिखा सकते हैं? ओह, विजय के पास 2 प्लेन हैं, एक थोड़ा छोटा और एक बड़ा है। तो विजय के द्वारा बनाए गए इन प्लेन से हम जोड़ और घटाव सीखते हैं। चलो शुरू करते हैं। ये विजय का एयरपोर्ट है। देखते हैं विजय के एयरपोर्ट पे कितने प्लेन हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह विजय के पास 5 प्लेन हैं। और अब दूसरे तरफ 3 प्लेन और आने वाले हैं। 1, 2,
और ये 3। तो अब विजय के एयरपोर्ट पे कितने प्लेन हैं? देखिए, ये पूरे 5 और ये 6, 7, 8। तो हमने क्या जाना? 5 और 3 मिलने पर 8 होते हैं। और अब देखो, विजय के पास 8 प्लेन हैं और अब कुछ देर बाद 2 प्लेन चले जाते हैं। 1 और ये 2। तो चलो अब हम देखते हैं कि कितने बचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब विजय के पास 6 बचे हैं। पहले विजय के पास 8 प्लेन थे, फिर 2 प्लेन चले गए तो 6 बचे। इसका मतलब 8 घटाव 2 बराबर 6 होता है। तो अब विजय के पास 6 प्लेन हैं और अगर अब 2 प्लेन और चले जाएं तो कितने बचेंगे? 1, 2। अब देखो कितने बचे। 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब है कि विजय के पास 6 प्लेन थे जिसमें से 2 प्लेन और चले गए, तो अब बचे हैं 4। हम क्या समझे कि 6 घटाव 2 बराबर 4 होता है। तो अब एक तरफ विजय के पास 4 प्लेन हैं और दूसरी तरफ 3 प्लेन और आ जाते हैं। 1, 2 और 3। तो अब विजय के पास कितने हैं? देखिए, 4 तो पहले से थे और ये 5, 6 और ये 7। तो इसका मतलब 4 जोड़ 3 बराबर 7 होता है। तो इस तरह विजय के पास अब 7 हैं। अब अचानक क्या होता है? 6 प्लेन यहाँ से चले जाते हैं। ये 6 प्लेन चले गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब विजय के पास कितने बचे? ओनली 1 यानी 1। इसका मतलब कि 7 में से 6 घटने पर 1 बचता है। इस तरह विजय के द्वारा हमने बहुत कुछ सीख लिया है। थैंक यू विजय, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच हमें इस तरह जोड़ और घटाव सिखाने के लिए। बाय बाय। विजय के प्लेन्स के बारे में देखने के बाद मुझे एक पहेली याद आई है, तो आप ये पहेली ध्यान से सुनिए और मुझे जवाब दीजिएगा। इस एयरपोर्ट पर सबसे पहले 6 प्लेन थे, फिर 3 प्लेन चले गए और फिर 2 प्लेन यहाँ पर एयरपोर्ट पर आ गए और फिर 1 प्लेन और फिर से आया। फिर 4 प्लेन एयरपोर्ट से छूट गए। तो बताओ कितने प्लेन बचे हैं एयरपोर्ट पर? क्या आपने अपना आंसर निकाल लिया? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले 6 प्लेन्स थे, फिर 3 प्लेन्स चले गए, फिर 2 प्लेन यहाँ पर आ गए और फिर 1 प्लेन फिर से आया और सबसे आखिर में 4 प्लेन एयरपोर्ट से छूट गए। तो कितने प्लेन बचे? आप आसानी से देख सकते हैं और बता सकते हैं मुझे पता है आपने भी आंसर निकाल लिया होगा। हमारा जवाब है 2। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप जोड़ और घटाव करते रहिएगा। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए आइए आज फिर हम इस कार्ड की मदद से जोड़ करने वाले हैं। सबसे बाएं कॉलम और सबसे ऊपरी पंक्ति में जोड़ करते हैं। इस बार जोड़ करेंगे सबसे बाएं कॉलम में 8 से सबसे ऊपरी पंक्ति के अंकों के साथ। चलो शुरू करते हैं। 8 जोड़ 1 बराबर 9। 8 जोड़ 2 बराबर 10।
8 जोड़ 3 बराबर 11। 8 जोड़ 4 बराबर 12। 8 जोड़ 5 बराबर 13। 8 जोड़ 6 बराबर 14। 8 जोड़ 7 बराबर 15। 8 जोड़ 8 बराबर, जी हाँ, 16। 8 जोड़ 9 बराबर 17। और अब 8 जोड़ 10 बराबर 18। ठीक है, तो इसके साथ अभी हम चलते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आज की राइम का नाम है आई हियर थंडर। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। नाम से तो लग रहा है कि सुनने के बारे में है। चलो चलकर देखते हैं सही है कि नहीं। दोस्तों, मेरा अंदाजा तो सही निकला। यह राइम बारिश के समय जो बिजली की आवाज होती है उसी के बारे में है। बारिश के समय बिजली की आवाज होती है और फिर जोरदार बारिश होती है। इस राइम में यह बताया गया है। मुझे तो राइम पसंद आई। अब इसे मैं बारिश में भीगते समय जरूर गाऊंगी। क्यों, आया ना मजा गणित सीखकर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गणित मुश्किल नहीं है, अरे पढ़ाई मुश्किल नहीं है। अगर पढ़ाई और खेल को मन लगाकर करो तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर आप घर पर अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर, आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।